हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। तो क्लास 10th स्टूडेंटों के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके जो गणित है, तो गणित का पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्या, तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में बहुत सारी प्रश्नावली हैं। प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में इस पूरे प्रश्नावली को हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कराएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत ही यूजफुल साबित होगा क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मैं हालांकि आप सभी को पता है कि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, बट आप सभी ने इतना रिक्वेस्ट किया, आपने कहा, तो मैंने सोचा कि मैथ का भी आपका न्यू बैच स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए हमने मैथ का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। एक एक करके बेसिक टू हाई हम चलेंगे। याद रखेंगे, मेरा एक ही लक्ष्य है कि जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको मैथ से डर लगता है, वो कुछ हद तक अच्छे हो पाए और उनको आसान लगने लगे मैथ। इस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलिए प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं। देखिए, याद रखेंगे ये क्या है, ये प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है जी। ये प्रश्नावली 1.1 है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए 2025 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा सिलेबस आपका मैथ में चेंज हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप 2024 के बुक से नहीं पढ़ेंगे, 2025 का जो न्यू बुक आया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उस बुक से आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ से हमसे कहा गया कि निम्नलिखित जो संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, जैसे 140 है, 256 है, यहाँ पर क्या है 3825 है, यहाँ पे 5005 है, यहाँ पर 7429 रुपए है, मतलब 29 रुपए नहीं, मतलब इतनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे ये कहा गया कि जो निम्नलिखित जो संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझाते हैं कि क्या होता है अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, गुणनफल क्या होता है, उन सभी को हम बताते हैं। कह रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नोट्स में आप एक पॉइंट से याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, आगे बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे साइड में बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, जैसे कि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ना कि जो संख्या स्वयं अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 स्वयं से ही कट सकता है, इसके अलावा 2 से ही विभाजित हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 5 हो जाएगा, 4 तो विभाजित हो जाएगा ना, 2 दूना 4, तो 4 तो विभाजित हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर से 7 है जो 7 ही से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर से 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ETC और भी बहुत सारे इस तरीके से चलते जाएंगे, आगे हम देखते जाएंगे, तो ठीक है, 31 भी हो जाएगा। तो ये सभी अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से ही क्या होंगे, विभाजित होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या आपने समझ लिया ना। अब देखिए, हमें इन्हीं संख्याओं से हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हमें गुणनफल करना है। तो चलिए हम एक को सॉल्व करते हैं। पहला है 140, पहला देखिए, पहला हमारा आता है, पहला है 140। तो
तो 140 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार आप करेंगे, ऊपर लिखेंगे 140। अब 140 कितने बार में जाएगा, देखिए 2 से हम इसमें भाग देंगे, तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 सते 14, ठीक है, ये 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, फिर से हम लिख देंगे इतना। ये सब तो बेसिक है, अब इसमें क्या हमें बताना कि कैसे कट रहा है। अरे भैया 2 सते 14 7, 0 उतर गया, ठीक है। फिर से हम 2 से करते हैं तो 2 तिहाई 6, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 है तो मतलब 10 हो गया, 2 पचे 10, मतलब 2 से अगर 70 में भाग देंगे तो 35 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे जी, फिर से हम अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं 3 से देखते हैं, तो 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। जिस संख्या के अंत में, याद रखेंगे एक ट्रिक में बता रहा हूं, जिस संख्या के अंत में यदि 5 हो, जिस संख्या के अंत में यदि 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम चलिए 5 से सीधा भाग देते हैं, तो 5 से देंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, और फिर से 7 एकम में 7, ठीक है। जब तक यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें इस तरीके से गुणनखंड करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो इतनी बात समझ के अब देखिए, अब हमें क्या है, इनका गुणनफल लिख देना है, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 140 का, 140 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा। अब देखिए एक और बात आप याद रखेंगे, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। बट इसी को अभाज्य गुणनखंड, यही हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये अभाज्य जो गुणनखंड है उसका गुणनफल हमें मिल गया, ठीक है। अब गुणनफल अगर हम चाहें 2 दूना 4, 4 पचे 20, अब 20 सते क्या होता है 140 होता है, तो ये सही है। एक बात आप याद रखेंगे क्या, कि इसको हम चाहें, ठीक है ना, इसको 140 जो ये इसको लिखा गया है, तो इसको हम चाहें तो 140 को देखिए 2 है, 2 बार है ना, तो इसके पावर में कुछ नहीं होता 1 होगा, इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। यदि हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। फिर से 5 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हम चाहें तो लिखें, ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब फिर से 7, तो हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम दर्शाएंगे। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। 140 को हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आपको इस तरीके से ये लिखना है, गुणनखंड करना है, उसके बाद नीचे आप लिख देंगे गुणनखंड 140 का इतना। केवल हमसे यही पूछा गया था गुणनखंड करने के लिए, तो गुणनफल हम कर रहे हैं। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा है हमारा 156, तो हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं 156 का इस तरीके से। सबसे पहले 156, चलिए 156 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 156 का करेंगे तो देखिए आगे अगर सम संख्या अंत में यदि देखेंगे सम संख्या होगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से हम भाग देते हैं। पहले 2 से देंगे तो 2 सते 14, 1 यहाँ पे बचा, 15 में से 2 सते 14, तो 1 यहाँ पे 6 है, तो 2 8 16, 2 बार में चला गया। फिर से 2 से देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, ठीक है। अब देखिए 9 3 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब 12 3 से विभाजित हो जाएगा ना, इस तरीके से ट्रिक होता है। 3 और 9 कितना होता है, 12 होता है। तो हम देखेंगे 12 किससे विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 से भी विभाजित 12 हो जाएगा, बट देखिए अंत में ये विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या हो तो 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो हम 3 से अब करेंगे, 3 से करते हैं तो 3 एकम में 3 और 3 तिरिका 9, ठीक है। फिर से हम 13 से सीधा कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी, 11 से भी नहीं कटेगा, 13, तो 13 से 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो 100 यहाँ पर 156 का जो गुणनखंड हमने किया है वो क्या है, देखिए 2 बार है ना, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। फिर से गुणे
3 लिख देंगे, अगुणे क्या है 13 है तो 13 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका गुणनफल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। 2 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तीसरा अब हम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। ये था पहला नंबर, ये था दूसरा नंबर, अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है, देखिए 3825 है। ठीक है, तो 3825 है तो आपको सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात रूल आप याद रखेंगे कि अगर अंत में सम संख्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 होगा तो हम 2 से भाग देंगे, यदि नहीं होगा तो 2 से हम नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, 5 है तो विषम संख्या है तो हम 2 से तो करेंगे नहीं। दूसरा लॉ होता है, रूल होता है कि अंत में यदि 5 हो या 0 हो तो 5 से भाग हम दे सकते हैं, मतलब 5 से भी हम कर सकते हैं। और तीसरा एक और रूल होता है, वो क्या कि हम इसको जोड़ते हैं। तो 3, 8 कितना होता है भैया, 3, 8 11, और 11, 2 13, और 13 और 5 कितना होता है 18 होता है ना। तो हम देखेंगे 18 3 से भाग देने पर 18 कटेगा, तो 3 6 18 तो कट जा रहा है, इसका मतलब 3 से भाग इसमें चला जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 से ही देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लूँ, 3 से देते हैं। तो 3 से अगर हम भाग देंगे तो देखिए 3 एकम में 3 और 3 दूना 6, 2 इसमें बचा तो 2 छक 2 और ये 2 है तो 3 सत्ते 21 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर एक और बचा तो एक ये 15 हो गया, तो 3 पचे 15। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। कुछ नहीं किया है, 3 में हम इतना भाग देंगे तो इतना शेषफल मिलेगा, वही बात है। ठीक, फिर से अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तो कितने बार में 1 2 3 हो गया, 3 और 3 7 कितना होता है 10, और 10 5 15, 3 5 15, 3 से कट जाएगा तो 3 चौको 12, और 3 दूना 6, और 3 पचे 6, तो 1 यहाँ पे बचा है तो 3 पचे 15। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद देखेंगे तो 2 4 6 और 6 5 कितना होता है 11 होता है। इसका मतलब 3 से अब नहीं जाएगा तो 5 से हम ले जाएंगे। तो 5 से क्या होगा, 5 8 40, तो 40 गया तो यहाँ पे 2 बचा तो 2 अब 5 मतलब 25 हो गया, तो 5 पचे 25 मतलब 85 शेषफल आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 5 से ही भाग देंगे तो 5 एकम में 5 और 3 बचा, और 3 और 5 है तो 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35, और फिर से यहाँ पे 17 बार में सीधा 17 चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम गुणनखंड देखें तो 100 मतलब 3825 का जो गुणनफल आएगा वो कितना आ जाएगा 3, देखिए 3 2 बार है ना, तो 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे। देखिए 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से 17 एक बार है तो हम 17 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये सभी टॉपिक आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, गुणनफल हमने यहाँ पे कर दिया है। तो आपको सबसे पहला हमने ये सॉल्व करा दिया। ठीक है, पहला हमने ये भी जान लिया, फिर से ये भी हमने देख लिया, तीसरा भी हमने देख लिया, चौथा और पांचवा। ये बताइए, कुछ मैं होमवर्क आपको दूंगा क्योंकि लेजी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, इसलिए मैं कहूँगा यदि आप संभव है तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, या आप कहेंगे तो मैं करा भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं कहूँगा 3 पे हमने प्रैक्टिस कराया है, 2 आप कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे देखिए अंत में 5 आया है ना, तो 5 से आप भाग दीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसका याद रखेंगे, इसको ये इधर कितने भी यहाँ से 2 3 5 7 11 और 13 से नहीं कटेगा, ये सीधा 17 से कटेगा। फिर से 17 से आप स्टार्ट कीजिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, इधर से तो कटने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। 17 से कटेगा, ठीक है, उसके बाद 19 से कटेगा, तो इस तरीके से होगा। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, तो ट्राई इन दोनों पर आप कीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं।
ठीक है, होमवर्क बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि खुद परिश्रम करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमसे भी आगे जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, बट जो भी हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझसे बेहतर ही आप बने, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, हम अपने दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लिए होंगे बड़े जी। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही समझते हुए चलना है। दूसरा हमें क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला लक्ष्य कह रहा है कि पूर्णांक यहाँ पे क्या आ गया, पूर्णांक ये सभी पूर्णांक ही हैं, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब होता है जोड़ा, देख रहे हैं ना, दो दो का जोड़ा दिया है, तो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म का क्या हमें ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये बात आपको याद रखने वाली है। यहाँ पे कह रहा है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM के और HCF के, LCM और गुणे HCF के बराबर होगा कि नहीं। मतलब ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF और LCM के बराबर होगा, तो वो सही है। ये एक फॉर्मूला है, इसलिए मैंने अंडरलाइन इसको कर दिया है, आगे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, हमारा लक्ष्य सबसे पहले है LCM और HCF ज्ञात करना, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, ज्ञात करिए जी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 26 का ही करते हैं। ठीक, छब्बीस का यदि हम करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 26, ठीक है। 26 का यदि करते हैं तो देखिए सम संख्या है, तो 2 से जाएगा, 2 से 13 बार में, और फिर से 13 से कितने बार में, एक बार में। मतलब 26 का यदि हम गुणनफल यहाँ पे गुणनफल किए हैं तो 2 गुणे कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम 91 का करते हैं तो आप थोड़ा सा समझिएगा, 91 का यदि हम करते हैं तो ध्यान से समझेंगे। देखिए 91 कितने बार में जाएगा, तो ये अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 एकम में 7 से चला जाएगा। देखिए कैसे, 7 एकम में 7, तो यहाँ पे 2 बचा और 21 है, तो 7 त्रिका 21, फिर से अब 13 बार में ही ये चला जाएगा। तो यहाँ से 91 का मिला, यहाँ से हमें 91 का जो गुणनफल मिला वो 7 गुणे 13 मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें गुणनफल मिला है, गुणनखंड हमने किया है, तो ठीक है। 26 का 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13 मिला है। तो इसमें अब देखिए आपको ये याद रखना है, कोई भी संख्या है तो उसके घात में 1 होता है। जैसे ये एक संख्या है तो इसके घात में 1 होगा, इसके घात में भी 1, इसके घात में भी 1, इसके घात में भी 1 होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए HCF अगर हमें चाहिए, ठीक है, अगर हमें HCF चाहिए, जैसे हमें HCF चाहिए, सबसे पहले HCF, तो HCF हमें चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में कौन है जो कॉमन है। जो कॉमन का मतलब जो दोनों में है, तो बताइए ऊपर 2 है, नीचे 2 है, नहीं है। ऊपर 13 है, नीचे भी 13 है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो 13 है ये कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF कहलाएगा। तो 13 हमने लिख दिया, बट आपको याद रखना है कि 13 तो हमने लिख दिया, और इसका जो घात है ना, तो जो न्यूनतम घात होगा, मतलब जो कम वाला घात जिस पर होगा उसी को लेंगे। तो दोनों पर 1 है, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 का अगर 13 गुणा होगा तो इसका मतलब 13 ही HCF हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो HCF क्या निकल गया, HCF निकल गया है 13, HCF तो 13 निकल गया। अब आता है, देखिए हमने HCF ज्ञात किया है 13। एक और मैं बात बता दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं ये 13 है तो 13 का पावर यहाँ पे 1 होता, और मान लेते हैं 13 का पावर इस पर 2 होता,
ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे 2 होता, तो उस समय पर ये दोनों अंक इक्वल है तो हम 13 तो HCF लेते हैं, परंतु जो न्यूनतम घात है उसको लेते हैं। न्यूनतम घात इसका 1 है, इसका 2 है, तो कम वाला किसका है, 1 वाला का ना, तो हम इस पर भी 1 ही लेते हैं। समझ रहे हैं ना, कभी भी 2 वाला हम नहीं लेंगे, जो अधिक होगा उसको नहीं लेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। अब देखिए एलसीएम, तो हम एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो देखिए जो अलग अलग अंक हैं उसको लेंगे। जैसे 2 है तो हमने 2 ले लिया, फिर से 13 है तो 13 2 जगह है ना, पर हम एक ही जगह लेंगे। 13 मान लेते हैं 4 जगह हो, तब भी हम 4 जगह नहीं, एक ही जगह उसको लेते हैं। तो 13 2 जगह है, फिर भी हम एक जगह लिख देंगे। फिर से 7 है अलग, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ रहे हैं। और इसमें आप याद रखेंगे कि जो हम क्या होता है, इसमें जिसका अधिकतम घात होगा उसको लिखते हैं। मतलब 2 का अधिकतम, इसमें टोटल में हम देखें 2 का अधिकतम घात कौन सा है, तो भैया इसका तो 1 ही है। 13 का भी अधिकतम 1 ही है, 7 का भी अधिकतम 1 ही है। ठीक है, तो ऐसे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। ठीक है, तो 2 13 में अगर हम करते हैं तो 26 आ जाएगा। और 26 में यदि आप 7 का भाग देते हैं तो 7 छक 42 का 2 4 और 7 दूना 14 और 14 4 कितना होता है भैया, 18। यही होता है, 7 छक 42 के 2। ठीक है, 7 दूना 14 14 4 18, मतलब 182 आ जाएगा। तो 100, ये जो 82 है ना, 182 ये क्या है, ये है एलसीएम। तो मैं आशा करता हूँ एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो एलसीएम है। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाल दिया, पता चल गया दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे, और घात जो न्यूनतम होगा उसको हम लिखेंगे। याद रखेंगे एचसीएफ में घात न्यूनतम हम लेते हैं, न्यूनतम, और एलसीएम में घात हम क्या लेते हैं, अधिकतम लेते हैं, जिसका अधिक हो। इतनी बात समझ गए हैं। तो एलसीएम और क्या, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। उसके एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद कह रहा है कि इसकी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सा है, एक है 26 है, एक है 51। तो अगर हम 26 में 51 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन का ये कहना है, रूल ये है कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना है, 13 है, तो 13 हमने लिख दिया। और एलसीएम कितना है, एलसीएम 182, तो 182 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे यही रूल ये कहता है कि जितना इन दोनों का गुणनफल होगा वही इनका भी गुणनफल होगा। आप करा कर देख सकते हैं, कितने में, 26 में 51 का आप भाग करा कर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप 26 में क्या करते हैं, 26 में 51 से भाग करते हैं तो 23 66 आ जाएगा। 26 में 51 का भाग करते हैं तो 23 66 आ जाएगा। और यदि 13 में 182 का भी भाग करते हैं तो 23 66 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये क्वेश्चन है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही है। आपने एचसीएम क्या निकाला है, सही निकाला है। और यदि इन दोनों में कोई भी डिफरेंट आता है तो आपका मतलब एलसीएम और एचसीएफ गलत निकला है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ के ना। ये हमने गुणा किया हुआ था तो मैंने देखकर तुरंत आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। आप थोड़ा सा समय लगेगा, मैं यहाँ पे करता तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखना है, इसलिए। तो इतनी बात समझ के ना, पहले का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए जी, ले लिए होंगे। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने को कह रहा हूँ क्योंकि दिक्कत आपको ही होगी। चलिए दूसरा का अभी हम इसको देखेंगे। मैं यहीं पर दूसरा का कर रहा हूं। अब दूसरा हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो 510 है।
पहले हम इसका HCF निकालते हैं। देखिए आगे 0 है तो अगर हम 2 से इसको भेजें तो 2 दूना 4 और 1 बचा तो 2 11 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर से 2 पचे 10, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा था अंत में अगर 5 आ जाए, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे 2 और 5 कितना होता है 7, और 7 3 कितना, 7 5 कितना है 12, तो 3 से 12 कट जाएगा, तो 3 से इसका मतलब जाएगा, तो 3 पचे 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में 24 और 3 पचे 15, तो 85 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 13 होता है, तो 3 से नहीं जाएगा तो अब 5 से जाएगा, तो 5 एकम में 5 और 35 हो गया, 3 और 5 35, तो 5 सते 35 हो गया। फिर से अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो 17 एकम में 17। इसका मतलब क्या हमने निकाला, अभी हम आपको इसका गुणनफल कर दे रहे हैं। ऐसे ही हम इसको भी निकाल लेते हैं 92 का। तो अगर हम 92 का देखें 92 का, तो 2 का 2 चौको 8, 2 छके 12, फिर से 2 से 2 दूना 4 और 4 हो गया, और 2 तिहाई 6। अब ये 23 से ही चला जाएगा, 23 एकम में 23। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब मैं आपसे कहूँ देखिए, अब देखिए 510 का जो हमारा गुणनखंड आया है, गुणनफल कितना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आया है। और यहाँ पर ये 510 का आया है, और यहाँ पे 92 का कितना आया है 92 का आया है। देखिए 2 है ना, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर गुणे 23 कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणे 23 हमने कर दिया, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो हमने सबसे पहले गुणनखंड निकाला है। अब हम इसकी सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। अगर हम इनका एलसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले एचसीएफ कैसा निकलता है, तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है, अगर हमें एचसीएफ तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम इन दोनों में देखेंगे कौन है जो कॉमन है। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब जो कॉमन होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो 2 हमने लिख दिया, फिर से 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है, 17 इधर है, इधर नहीं है, अदर कोई कॉमन नहीं है, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद इस जो 2 है तो हम देखेंगे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों में से किसका घात कम है। तो देखिए इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात 2 है, तो जिसका कम होगा घात उसी को लेंगे। तो 1 है ना, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब आते हैं एलसीएम पर। ये तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम का अगर हम देखें तो अब एलसीएम समझने के लिए आपको जानना होगा कि दोनों में से, मतलब हम देखेंगे सबसे पहले इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो कोई भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। दोनों में 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 है तो 3 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर से 5 इधर है, इधर नहीं है, मतलब 5 हमने लिख दिया। सभी अलग अलग संख्याओं को लिख देंगे। 17 है तो 17 हमने लिख दिया। ठीक है, और 2 तो हमने लिख ही दिया है। फिर से 23 है तो 23 हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपको ये देखना है, अब देखिए अब इन दोनों में से जिसका घात अधिक होगा उसको लिखेंगे। मान लेते हैं 2 का घात इधर 1 है और इधर 2 का घात 2 है, तो हम यहाँ पे 2 के पावर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें जिसका घात अधिक होगा उसको पावर में लिखा जाता है। इधर 3 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इधर तो 3 है ही नहीं तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। इधर 5 है तो 5 के पावर में 1 लिखेंगे, 17 पे पावर में 1, इसके पावर में 1, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अदर कोई है ही नहीं, केवल 2 ही एक डबल इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू, देखिए ये आप ध्यान से समझेंगे, 2 दूना क्या होता है 4 होता है,
और 4 गुणे 3 हो गया, और 3 गुणे 5, 5 गुणे 17, और 17 गुणे कितना होता है 23 होता है। अब आप इनका गुणा कराकर देख सकते हैं, आपको अगर इनका सभी का इन सभी का अगर गुणा कराते हैं, ठीक है जी, अगर आप इनका गुणा कराते हैं तो 23,460 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सभी गुणा कराते हैं तो 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 23,460। बात आपको समझ में आ गया। अगर हम इन सभी का 4 3 12, अब 12 25 60, और 60 में अगर 17 का गुणा कराएंगे, फिर से 17 में 23 का गुणा कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा इतना 23,460 मिल जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। तो जब इतना निकल गया ना, उसके बाद हम इस रूल को जांच भी तो हमें करना है ना कि ये दोनों सही है कि नहीं। तो कैसे हमें पता मिलेगा, इन दोनों का जो गुणा हम कराएंगे तो जितना मिलेगा वही गुणा अगर हम इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम में कराते हैं उतना ही मिलेगा। देख रहे हैं ना, ये सूत्र भी लिखा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम देखते हैं, तो इसका 500 कितना है, 510 गुणे 92 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और एलसीएम कितना है 23,460 है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, यदि आप 510 में 92 का भाग देते हैं, 510 में 92 का भाग देते हैं तो 46,920 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46,920, ये आपका आ जाएगा। और यदि इसका भी आप गुणा कराते हैं तो ये भी आ जाएगा 46,920। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एचसीएफ हमने निकाला है, ये जो हमने एचसीएफ निकाला है वो 100% सही है, ठीक है। ये एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है, एचसीएफ एलसीएम, ये 100% सही है इसके रूल के हिसाब से, इस फॉर्मूले का। तो मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ से सॉल्व किया है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में इसको होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है। बिना होमवर्क लिए आप सोच रहे हैं कि सर केवल आप मेहनत करिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना आप प्रैक्टिस किए कुछ भी आपको आने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको करें, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का आपको करना है, बहुत ईजी है। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, मन लगा के पढ़िए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथ में। तो मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप आगे बढ़ेंगे, उतना अधिक आप जान पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस आपके लिए अनिवार्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें फिर से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम टू सेम अभी जो हमने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किया ना, उसी प्रकार हमें इनका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अंतर केवल इतना है, उसमें 2 अंक थे, इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो ही ना आपके पास क्या थे, अंक थे। बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, एक है 12 है, एक 15 है, एक 21 है। तो फिर भी हम कराने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। अगर हम देखते हैं 12 का करते हैं तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम में 3, ठीक है। तो 12 का हमने कर लिया। फिर से 15 का अगर हम देखें तो 3 पचे 15 और 5 एकम में 5। 21 का अगर हम देखते हैं तो 3 सते 21 और 7 एकम में 7। तो हमने तीनों का कर लिया। 12 का कितना आया है, 12 का आया है, 12 का गुणनखंड कितना आया है, तो देखिए 2 है ना, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और गुणे 3 कर देते हैं। उसके बाद 15 है तो हम लिख देते हैं 15 का 3 गुणे 5 है, ठीक है। इन दोनों पर घात कुछ नहीं है तो 1 है ही, इस पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद 21 का, तो 21 का कितना है, 3 गुणे
7 है, इसके घात कुछ नहीं तो 1 1 है। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहले ये हमने गुणनखंड किया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। HCF, अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया है कि इन तीनों में हम देखेंगे कौन है जो कॉमन तीनों में पाया जा रहा है। 2, तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 अगर हम देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो देख रहे हैं 3 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। हम क्या लिख देते हैं, 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर 3 है तो इन तीनों पर हम देखेंगे कि किसका घात सबसे कम है। तो इसका घात भी 1 है, इसका घात भी, इसका घात भी, सभी का घात 1 है, तो इसलिए हम इसको 1 कर देंगे। तो 3 एकम में 3, इसका मतलब HCF का मान हमें मिल गया जो है 3। अब हम समझ लेते हैं HCF हमने ज्ञात कर लिया, ये क्या निकला है हमने HCF, यहाँ पे ये जो आपको मिला है HCF मिल गया 3। अगर हम LCM निकालें, LCM अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM के लिए हमें क्या देखना है कि जो अलग अलग अंक हैं उसको हमें लिखना है, जो 2 3 बार हैं उसको भी हमें एक ही बार में लिखना है। तो देखिए 2 है तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद 3, देखिए तीनों में 3 है, तो हम फिर भी हम यहाँ पे एक ही जगह 3 लिखेंगे। 5 जगह होगा फिर भी हम एक ही जगह लिखेंगे। फिर से 5 है तो हमने 5 लिख दिया, फिर से 7 है तो हमने 7 लिख दिया। अब उसके बाद रूल ये कहता है कि अगर 2 है तो हम देखेंगे इसमें 2 में सब, मान लेते हैं 10 जगह 2 है तो उसमें सबसे अधिक जो घात है वो किसका है। तो देख रहे हैं घात 1 ही है, 2 इसमें 1 ही है और 1 ही पर घात कितना है 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। 3 यहाँ पे तीनों जगह 3 है बट सभी का घात 1 1 है तो 1 हम लिख देंगे, जिसका घात अधिकतम होगा वही लिखेंगे। 5 का घात भी 1 है, 7 का घात भी 1 है। तो अगर हम इसको करें तो 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 पच्चे क्या होता है 12 पच्चे 60 और 60 सत्ते कितना होता है तो 60 छक 42, मतलब 420 आ जाएगा। तो ये 420 आया ना, ये 420 क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो HCF 3 आया, LCM 420 आया। तो इसके बाद हमें यही ना ज्ञात करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था, तो ये हमने कर दिया। अब जांच करना होगा तो इन तीनों का गुणनफल जो आएगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आप चाहें तो करना तो आप जांच कर सकते हैं। आगे बढ़े जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए हैं तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है 17, तो 17 एकम में 17, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये है, ये एक ऐसा है कि ये केवल 17 से ही कटेगा। तो 17 एकम में 17, ठीक है, फिर से 1 एकम में 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर से 23 का अगर हम देखें तो 23 एकम में 23 और 1 एकम में 1 हो जाएगा। फिर से अगर हम 29 का देखते हैं तो 29 का कितना हो जाएगा 29 एकम में 29, ठीक है, 29 एकम में 29 और 1 एकम में 1। तो ये हमने इनका गुणनखंड कर दिया। अब देखिए 17 का कितना है, 17 का है 17 गुणे 1 हम चाहें तो लिख सकते हैं, तो 17 गुणे 1 लिख दिया। 23 का कितना है, 23 का है 23 गुणे 1, और जो 29 का कितना है वो है 29 गुणे 1, यही ना है जी। तो ये देखिए हमने ये सब क्या निकाला है, ये सब हमने निकाला है गुणनखंड निकाला है। अब आप समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, हमें ज्ञात करना है HCF। सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। हमने कहा इन सभी में देखेंगे कौन है जो कॉमन है, तीनों में दिखाई दे रहा है। 2 में दिखाई देगा तो वो नहीं, तीनों में दिखाई देना चाहिए। 17 है, 17 नहीं दिखाई दे रहा है। 23 तीनों में दिखाई दे रहा है, नहीं। 29 भी नहीं। 1 है जो तीनों में दिखाई दे रहा है, तो 1 हम लिख देंगे। अब 1 के घात सभी के 1 1 है, तो 1 के घात 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये HCF का मान निकल गया जो है 1। तो HCF का मान कितना हो जाएगा 1। अब आता है LCM।
LCM, तो LCM कितना हो जाएगा? अब LCM कितना हो जाएगा, तो LCM का आप याद रखेंगे, हमें LCM में ये देखना है कि जो भी अलग अलग है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो 17 है तो 17 हमने लिख दिया, फिर से 23 है तो 23 हमने लिख दिया, 29 है तो 29 हमने लिख दिया। सभी के घात एक एक है तो लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। और एक लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम एक लिखेंगे तो वो गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो 17 में अगर 23 का गुणा करते हैं और 23 में अगर फिर से 29 का गुणा करते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ देखकर। अगर आप कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1133,9। ठीक है, 1133,9 आ जाएगा, 11,339, 11,339 आ जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे, LCM का मान जो है 11,339 आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप देख कर बता रहे हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं देख कर गुणा बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका समय हम बचा रहे हैं। अब मैं लगू यहाँ पे गुणा कराने 17 में 23 का, मुझे भी तो 17 अब 23 का पढ़ा तो याद नहीं है। ठीक है, तो ये बात है कि 17 में 23 का गुणा होगा, फिर से 23 का 29 में गुणा होगा, तो एग्जैक्ट हमने बता दिया। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपका मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि किस प्रकार ये किया जा रहा है, किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है, वैसे करने का आपका। ठीक है, तो दो हमने 3-3 वाला देख लिया, एक में आपको होमवर्क दे दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। देखिए अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कराने का आपको प्रयास करेंगे, बट जैसे हम बता रहे हैं ना आपको वैसे आप करते हैं तो बहुत ईजी है, आप कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़े जी। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और क्या है 657 = 9 दिया है। मतलब अगर इन दोनों का हम ये जो दोनों संख्या दिखाई दे रहा है इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो वो 9 है। क्वेश्चन ही बता दिया, कह रहा है कि अगर फिर से हम इन दोनों का LCM ज्ञात करना है आपको। तो देखिए HCF का मान हमें दे दिया है, LCM का मान हमसे पूछा जा रहा है, अंक दे दिया है, दोनों वही है। ठीक है, तो आपको ये जानना है, देखिए यहाँ पे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या देखा था कि दो संख्याओं का गुणनखंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये हमने आपको बताया था ना, इसका काम पड़ेगा। देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणे LCM का, बराबर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो संख्या ये है, तो इसको अगर हम हल करें तो दो संख्या कौन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है LCM गुणे HCF के। ये आपको ये फॉर्मूला पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस पर हम मान पुटअप करते हैं। दो संख्या कौन कौन सा है, तो 301 है, 306 गुणे 657। LCM का मान हमें ज्ञात करना है, तो LCM हम यहीं पर रहने देते हैं। और HCF का मान कितना दिया है, HCF का मान दिया है 9, तो ये 9 हमने लिख दिया। ये बताइए 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो इनमें भाग कर आएगा ना। तो LCM का अगर मान हम निकालें LCM का, तो ये 306 गुणे 657/9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 9। अब आपको ये समझने वाला है कि अगर हम इसको काटें तो देखिए 3 तिरिका 9, या हम ऐसे नहीं करते हैं, 9 से ही काट देते हैं, 6 3 9। देखिए 9 एकम में 9,
और 9 3 27 होता है। तो ये पहले 30 को 9 3 27, तो 3 बार में 27 चला गया, तो 9 3 27, तो यहाँ पे 27 चला गया, तो 3 बचा ना 30 में, तो 3 हो गया, यहाँ पे 36 है, तो 9 3 27, 9 चौको 36, मतलब 34 बार में अगर हम 9 से 306 में भाग देंगे तो 34 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम जो अगर हम निकालें एलसीएम, तो ये 36 गुणे कितना आ जाएगा, ये 657 आ जाएगा। और यदि आप 657 में आप क्या करते हैं, आप भाग देते हैं 36 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22 33 8 आ जाएगा। एलसीएम का मान आ जाएगा 22 33 8, ये आपका एलसीएम का मान आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब गुणा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, तो आप बिल्कुल मैं कहूँगा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी हमने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं आप जरूर उसको कीजिएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये फॉर्मूला जो है वो मैं कह सकता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको नोट में याद रख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। देखिए यहाँ पे एलसीएम का है तो हमने ज्ञात किया है, कहीं एलसीएम का मान देकर एचसीएफ पूछ लें तो भी आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। आगे जी बढ़े, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है ना, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि जांच कीजिए, सबसे पहला हमें पता चल गया कि जांच हमें करके बताना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, देखिए प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में आपको बताऊं, देखिए हाल में आपको अगर बताता हूं तो समझने वाली क्या बातें हैं ये आप समझिएगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है भैया, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से डैश डैश डैश, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या को n से हम दर्शाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए मतलब n की जगह पर 1 2 3 4 5 मान हम रखेंगे, तो उनके लिए n 6 के पावर n जो अगर 6 के पावर में n हो, मतलब 6 के पावर में अगर 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो अंक जो होगा वो 0 पर समाप्त होगा, हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 0 पर कौन समाप्त होता है, तो आप एक बात याद रखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल से थोड़ा समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप समझ लें। जैसे एग्जांपल से मैं कहूँ 0 पर कौन अंक है जो अंतिम के 0 अंक पर समाप्त होता है, जैसे 30 है तो इसका अंतिम अक्षर 0 है ना, तो इसी प्रकार ये कहा जाए कि 6 के पावर n कोई भी हम संख्या अगर रखें तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, तो ये हमसे पूछा जा रहा है 0 पर कौन समाप्त होता है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, सॉरी अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 में 15 बार में चला जाएगा, फिर से हम 2 से तो नहीं जाएगा, फिर से ये 3 5 15 और फिर से 5 बार में चला जाएगा। तो इसका अगर 30 का हम देखें तो 30 का कितना गुणनखंड आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है, ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 यहाँ पे आया है ना, ठीक है। अदर एक और हम आपको एग्जांपल से बता दे रहे हैं, तब हम आपको बताएंगे क्या हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरा मान लेते हैं 420 ही है, 420 है, ठीक है, तो 420 है, तो अगर हम इसको काटें तो 2 दूना 4 और 2 एकम में 2 और 0 उतार देंगे, फिर से 2 बार में जाएगा, 2 एकम में 2 और 2 5 10 0 हम लिख देंगे। 2 अंक हमने लिया है तो इसलिए हमने एक 0 लगा दिया है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। या 2 में 210 का भाग दीजिएगा, 105 ही शेषफल आएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 105 आ गया। हमने आपके कहा था, क्या हमने आपको कहा था कि अब देखिए आपको ये देखना है कि 1 और 5 6 हो जाएगा ना, तो 3 से 3 दूना 6 होता है तो 3 से जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 1 बचा तो 3 5 15। फिर से अगर इसको सॉल्व करें तो अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, तो 5 7 35 और फिर से 7 एकम में 7 1 आ गया। तो अगर हम 420 का देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका 420 का ये इतना गुणनखंड आ गया। देखिए इसमें हम आपको समझाना ये चाहते थे, समझाना ये हम आपको बिल्कुल चाहते हैं कि अगर आप इसमें देखेंगे ना तो 2 और 5 ये हर जो भी अंक के अंत में 0 अगर होगा उसके गुणनखंड में आप देखेंगे तो 2 और 5 ये कॉमन जो अंक है ये होगा ही होगा, चाहे कोई भी आप उठाकर देख लीजिए। देखिए इसमें 30 का अगर हमने देखा तो देखिए 2 और 5 है इसमें अगर हम देखते हैं 420 में तो इसमें भी 2 है, देखिए इसमें 5 है, ठीक है। अब 1 हो 2 हो 4 हो कितना भी हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों कम से कम होना ही चाहिए। अगर 2 के पावर में अगर गुणनखंड हम करते हैं तो अगर इतना आ जाता है, ठीक है, तब जाकर हम कहेंगे कि वो संख्या मतलब अगर हम n करते हैं तो वो संख्या क्या होगा, उसके अंत में 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब सिंपल में कहें तो कोई भी अंक है ना, कोई भी अंक है तो यदि उसका हम गुणनखंड करते हैं उसमें 2 और 5 आ गया तो इसका मतलब उसके पावर हम कुछ भी n के जगह पर ये कुछ भी हम रखेंगे ना तो उसके अंत में 0 आ सकता है। अगर 2 और 5 नहीं आता है, मान लेते हैं 2 आ गया और 5 नहीं आया, तो वो इसका मतलब उसका कभी भी हम कितना भी पावर कर लें उसका अंत में 0 नहीं आएगा। मान लेते हैं 5 आ गया 2 ही ना आया तो भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। अब मैं इसको मिटाकर आपको लिख देता हूं। तो हमने इससे आपको क्या समझाया कि किसी भी संख्या के, यहाँ पे नोट्स में आप ये पॉइंट्स लिख ले, याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वह क्या होगा, 2 और 5 दोनों एक साथ, 2 और 5 यदि आते हैं तो वह अंक या वह संख्या, हम कह सकते हैं अंक नहीं, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ये बात आप नोट्स में याद रखेंगे। जिसके गुणनखंड में 2 और 5 अगर आ जाएंगे तो वो 0 पर समाप्त होगा। इसका भी यही कहना है कि यदि 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है, यदि 6 के पावर में अगर हम कुछ भी ले लें तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल में हम लेते हैं, क्या हमसे कहा गया 6 के पावर में, यहाँ से हमसे कहा जा रहा है 6 के पावर में n। तो मान लेते हैं सबसे पहले n के जगह पर 2 4 5 रखने से पहले हम क्या करेंगे सिंपल में कि 6 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है ना, इसके पावर में n हम लिख देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका हम गुणनखंड किए हैं 2 तिहाई 6, तो इसमें 2 तो आ गया, 5 है तो 5 भैया नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं 5 इसमें नहीं है। अगर 5 इसमें नहीं है तो ये बताइए हम इसका n के जगह पर 2 4 5 6 जो इन्हें कुछ भी रख दें उसके अंत में 0 नहीं आएगा। रूल कह रहा है कि 2 और 5 आना अनिवार्य है। अगर दोनों 2 और 5 आ रहे हैं उसके बाद आप पावर में कुछ भी रखेंगे तो उसका अंत में 0 आएगा, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। इसीलिए क्या होगा, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब 6 के पावर n जो अंक है ये अंत में उसका 0 कभी भी नहीं हो सकता।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल कहता है कि 2 और 5 अगर गुणनखंड में आएगा तो ही शून्य होगा, इसमें नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे। ठीक, बढ़ते हैं जी। 1 घंटे होने वाले हैं, क्लासेज आपकी 1 घंटे कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, कह रहा है ना व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस आपसे 13 कह रहा है, और क्या कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें समझने वाला क्या है कि भाज्य और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझते हैं, हल करते हैं जी। क्या हमसे कहा है, कह रहा है कि संख्या में कह रहा है ना कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये कह रहा है कि भाज्य संख्या तो है, पर क्यों भाज्य संख्या है ये हमें बताना है। तो देखिए क्यों है भाज्य संख्या। अगर हम पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, तो ये लिखा गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 है। तो अगर आप देखते हैं तो देखिए ये बीच में प्लस दे दिया गया है, इसका मतलब ये एक अलग है, ये एक अलग है। ठीक है जी, ये अलग है, ये एक अलग है। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसमें से ये 13 और 13 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कॉमन करते हैं तो 13 को हमने कॉमन कर लिया इधर, तो इधर क्या बचा 7 गुणे 11। ठीक है, और यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 ही ना बचा। और इधर भी 13 का हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 बचा, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए अब हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 सत्ते कितना होता है 77, तो 77 और ये 1 में गुणा होगा तो वही होगा 11 सत्ते 77 और 77 एकम में 77 ही होगा, तो 77 और प्लस 1 हमने ये जोड़ दिया। तो अगर हम देखते हैं तो 13 और ये कितना हो जाएगा 78। अब ये 13 78 ये आपका आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 13 78 आ गया ना, तो ये बताइए ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड हो गया है इसलिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब देखिए भाज्य और अभाज्य मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर ही पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। देखिए बात ये आपको समझने वाला है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं अपने आप से विभाजित होता है, जैसे कि 3 है, 11 है, 7 है, 5 है। ये बताइए 5 को हम चाहें तो किसी अलग अंक से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो जो स्वयं से विभाजित हो वही भाज्य संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब कि ये किसी भी अंक से कट सकता है, किसी भी अंक से ये कट सकता है, अपने वाले से भी कट सकता है या दूसरे से भी कट सकता है। जैसे कि 4 है, तो 4 एक ऐसा है जो चाहे तो हम इसको 4 से भी काट सकते हैं या हम चाहें तो इसको 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। 2 दूना 4, तो 2 बार में ये कट गया, समझ रहे हैं। जैसे 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, ये सभी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का अगर हम देखिए यहाँ पे हमसे यही प्रूफ हो गया ना, पहले ही यहाँ पे प्रूफ हो गया है, क्योंकि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, कॉमन कर लिए हैं तो ये दोनों निकल गए हैं। तो इसीलिए अब इन दोनों का हम जो गुणनफल करेंगे ना, तो जो आएगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या ही होगा। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो जाता है, ऐसे आप कर देंगे आपका हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है।
देखिए ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी अब ध्यान से आप समझेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपको समझना है, यहाँ पे क्या है, बहुत समस्या है। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 है। तो देखिए ये एक अलग संख्या है और ये एक 5 अलग है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। अब देखिए इधर भी 5 आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे हमने कॉमन किया तो समझ जाइए वो भाज्य संख्या ही है, ठीक है। अगर भाज्य संख्या नहीं होता तो कॉमन होता ही नहीं, ठीक है। तो अब इधर क्या बचा, 7 6 5 तो निकल गया ना, तो अब क्या बचा, अब इधर बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इधर कुछ नहीं बचा, तो भैया क्या बचा, 1 बचा। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर आप गुणा करते हैं तो 7 छक 42 होता है। कितना होता है जी, 7 छक 42 होता है, ठीक है। अब आपको ये समझने वाला बात ये है कि अगर हम इसका यहाँ से लेकर, ठीक है, 7 छक 42, 42 में फिर से 4 का गुणा, फिर से 3 का गुणा, फिर से इसका गुणा इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से 1 में जाकर अगर हम कराते हैं तो उस समय पे क्या आ जाएगा, 1008 आएगा, ठीक है। अब प्लस इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, ये अगर हम जोड़ देते हैं तो 1009 आ जाएगा। तो ये जो हमें मिला ना, ये जो संख्या इस प्रकार अगर हमें मिल गया तो ये क्या है, ये एक अभाज्य, मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमें मिल गया तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरे अगर आप जोड़ते भी हैं तो आपको क्या मिलता है, 1009 है, 1009 में आप 5 का गुणा करा के देखिए ना, लगभग मुझे लगता है सम संख्या ही आ जाएगा, 5 9 45, और नहीं आएगा तो 5 आएगा भी, सम संख्या तो 5 से कट जाएगा, भाज्य ही हो। तो आपको जहां भी कॉमन अगर हो गया तो समझिए वो भाज्य संख्या ही है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। आसानी से छठा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ले लिया होगा आपने, ठीक है, मैं देख लूं। ये होता है मोबाइल गर्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मोबाइल से ही हम लोग शूट करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा तो इतना सब इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि मैं अदर कुछ करूं। कहाँ गया भैया, ठीक। देख, अंतिम हमारा क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। याद रखेंगे एक मैदान है, अगर मैं आपको कहूं तो थोड़ा सा समझते हुए चलें, तो ये एक क्या है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एक क्या है, एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, और इस मैदान में दो क्या है, दो व्यक्ति हैं, जो हम कह सकते हैं एक लड़की है एक लड़का है। तो जो सोनिया है ना, सोनिया इसको मान लेते हैं, सोनिया अगर दौड़ रही है तो सोनिया एक चक्कर लगा रही है तो उसको 18 मिनट लग रहा है, और रवि यदि एक चक्कर लगा रहा है तो उसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, 12 मिनट का समय लग रहा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मतलब मान लेना हमें ये कि मान लेते हैं ये दोनों, जो सोनिया है और जो रवि है, ये एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलेंगे तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे, मतलब कितना समय लगेगा कि ये दोनों फिर से पुनः एक ही स्थान पे पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखिए जो रवि है ये 12 मिनट में, रवि जो है ना, रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, और सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। तो जब रवि मान लेते हैं ऐसे दौड़ते दौड़ते गया और यहाँ पे जब पहुंचा तो सोनिया ज़्यादा समय लगा रही है, तो इसका मतलब सोनिया अभी यहीं पर होगी,
ठीक है। और जैसे ही रवि यहाँ पे पहुंचा तब ना सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि ऐसा कितने बार चक्कर लगाते रहेंगे तो कितने चक्कर के बाद सोनिया यहाँ पे पहुंच जाएगी और रवि भी अपने प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो मानेंगे हम ये बात, ठीक है, यहाँ पे जब भी ऐसे कहे ना कि कितने समय के बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाएंगे, तो हम मान लेंगे ऐसे कि माना, हम ऐसे लिखेंगे हल, हम लिखेंगे माना सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर, ठीक है, सोनिया ए चक्कर और रवि बी चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए ए चक्कर सोनिया लगा रही है और रवि बी चक्कर लगाएगा। ए और बी क्या है अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तब मालूम चलेगा। तो सोनिया ए चक्कर और रवि बी चक्कर लगाने के बाद ये प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि ए चक्कर मान लेते हैं सोनिया लगा रही है, तो सोनिया ए चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है, और रवि बी चक्कर लगा रहा है तो इसमें समय कितना लग रहा है, क्योंकि हमसे यही नहीं पूछा गया कितने समय के बाद ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेंगे। तो हम लिखेंगे सोनिया ए चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया ए चक्कर लगाने में लगा समय। तो देखिए समय का क्या हो जाएगा, तो ए चक्कर लगाने में जो समय हो जाएगा, तो सबसे पहले सोनिया एक चक्कर कितने में लगा रही है, 18 मिनट में, तो 18 लिख देंगे और गुणा कर देंगे कितना ए चक्कर लगा रही है, तो ए से गुणा कर देंगे, तो इतना मिनट लगेगा। अब मान लेते हैं सोनिया अगर मान लेते हैं 10 चक्कर लगा रही है, तो 10 में 18 से गुणा कर देंगे तो 180 मिनट लगेगा, तब जाकर सोनिया 10 चक्कर लगाएगी। तो ये हमें पता चल गया। इसी प्रकार हम रवि को निकाल लेते हैं कि रवि बी चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि बी चक्कर लगाने में लगा समय, रवि 12 मिनट लग रहा है, तो 12 गुणे बी कर देंगे। ठीक है, तो 12 मिनट इसको लगेंगे, तब जाकर ये एक चक्कर अपना मतलब लगाएगा। अगर एक चक्कर लगा रहा है तो 12 मिनट, 2 चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट लगेंगे, इस प्रकार। तो अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं कहूँ ना तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 12 और 14, 12 का 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। तो 12 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 तियाई 6 और 3 एकम में 3। ठीक है, और अगर 18 का निकालते हैं तो 2 नवा 18 और 3 तिरिका 9 और 3 एकम में 3। तो अगर हम देखें तो 18 का यदि हम देखते हैं तो ये कितना आता है, 2 है, और देखिए 3 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा हमने कर दिया। उसके बाद 12 का अगर हम निकालते हैं गुणनखंड, तो देखिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणे 3 है तो हमने 3 लिख दिया। तो ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये है 12 और 6 का गुणनखंड। अब गुणनखंड से ही तो हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम हमने निकालना आपको सिखाया है, एलसीएम
एलसीएम हमने निकालना आपको सिखाया है। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हम एलसीएम, एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम कहेंगे कि जो अलग अलग संख्या उसको लिख लेंगे। 2 है तो दो जगह है, बट एक ही जगह के हम 2 लेंगे, तो 2 हमने ले लिया। 3 2 जगह है तो पर हम 3 ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए इसके 2 जो हमने लिया है तो 2 के पावर में इसका 1 है, इसमें 2 है। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो जिसका पावर अधिक होता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पावर में 2 लेंगे। ठीक है, 3 का हम देख रहे हैं तो इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है, तो हम इसके पावर में 2 लेंगे। एलसीएम में जिसका पावर अधिक होता है उसको ऊपर लेते हैं घात में, परंतु एचसीएफ में जिसका पावर कम होता है उसको लेते हैं। ये बात आप भूले नहीं होंगे, अभी हमने बताया भी था एलसीएम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 और 9 चौको 36। तो इसका मतलब ये जो 36 आया ना, ये जो 36 आया है ये 36 मिनट है। ये एलसीएम निकाल कर ही हम तुरंत आपको बता सकते थे, बट मैंने आपको समझाना उचित समझा कि इस प्रकार निकलेगा। तो इसका मतलब ये मिला हमें, ये 36 मिला ना, ये 36 ये बताता है कि 36 कह रहा है ना कितने समय के बाद ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। तो 36 मिनट बाद सोनिया और जो रवि हैं ये अपने प्रारंभिक जो मूल स्थान है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप कहेंगे सर चक्कर कैसे पता चलेगा, कितना चक्कर लगा? तो आप ही सोचिए, हमने लिखा है ना सोनिया ये चक्कर लगाने में लगा समय, तो सोनिया का चक्कर लगाने में लगा समय तो देखिए 18 है, तो 18 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36, 36 आया है ना। तो 36 क्या है कि इसका मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। जब सोनिया है, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। ठीक है, ए का मान हमें यहाँ से मिल गया 2, अब बी का मान 12 3 36, मतलब बी का मान मिल गया 3। तो इसका मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा, उसके बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। फिलहाल हमें चक्करों की संख्या ना पूछा गया था, हमें तो पूछा गया था कितने समय के बाद, तो ये पता चल गया हमें 36 मिनट के बाद ये पहुंचेंगे। तो ये रूल होता है, इस प्रकार करना होता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको आसानी तरीके से ये जो 7 आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व कराने का, और मुझे जितना हो सका उतने आसानी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए कोई भी चीज़ यदि आप शुरू से समझेंगे, शुरुआती समझेंगे तो थोड़ा बहुत हार्ड भी लगता है। पहली बार कुछ भी होता है तो थोड़ा हार्ड लगता है, बट कोई नहीं, आप एक बार वीडियो देखें तो इतना कुछ समझ में आया। धीरे धीरे आप देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आएगा। निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और देखते हुए चलिएगा। ये प्रश्नावली 1.1 हमारा समाप्त होता है, यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा जल्द ही आपका प्रश्नावली 1.2 का भी वीडियो आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर ये वीडियो बना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।